वाल्मीकि गेस्ट हाउस ऐसा था, बताया जाता है कि वो साधु यादव की अयासी का अड्डा था। अहम सवाल तो यही है कि इस चुनाव के बाद प्रशांत किशोर बिहार में बने भी रहेंगे कि नहीं। ये होता ये है कि बच्चे नहीं होते हैं कि हम भाई हमको पॉलिटिक्स करनी है। इक्की में लाशें पड़ी हैं, लड़का गौतम सिंह और लड़की शिल्पी। अब प्रशांत किशोर ने इतने सालों बाद इस कहानी को दोहरा करके और इसको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना करके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल दिया है। राजनीति इस पर कितनी इसके इर्द गिर्द बुनी जा सकती है, लेकिन उन मुद्दों को न उठा के प्रशांत किशोर एक ज्यादा मीडिया फ्रेंडली मुद्दा उठा रहे हैं। राजनीति जो चीज़ होती है ना, बनाने और बनने से ज़्यादा ना निपटाने की होती है। घोषणा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल है। डॉक्टर है, मरीज को क्या बताएगा? आपके पास ये बीमारी है, आपके पास ये बीमारी है, आपके पास ये बीमारी है। ये तो फिर प्रशांत किशोर कौन सी नई राजनीति कर रहे हैं? बिहार की राजनीति तो दिनों दिन गर्मा ही रही है, लेकिन बिहार में पुराने मामलों की चर्चा शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार पे चर्चा शुरू हो गई है, किस नेता ने कितनी कमाई की इसकी चर्चा शुरू हो गई है, और पुराने जुर्म के मामले भी खुल करके आ रहे हैं। इसी में शिल्पी जैन हत्याकांड का मामला भी आया है। आज से करीब 23 साल पहले का मामला है, 1999 का मामला है। पहले 26 साल पहले उपेंद्र से चलते हैं। एक ब्रीफ आप टाइमलाइन दे दीजिए, फिर हम लोग बातचीत करते हैं कि कैसे ये मामला इतने सालों तक दबा रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी पक्ष ने इस पर कोई बात नहीं रखी, और आखिरकार प्रशांत किशोर ने जब ये मामला उठाया उसके बाद इसकी चर्चा नए सिरे से शुरू हो गई। तो पहले उपेंद्र से इस घटना की एक टाइमलाइन जान लेते हैं। ये देखेंगे विकास, तो ये 3 जुलाई 1999 का मामला है। ये होता ये है कि बच्चे नहीं होते हैं कि हम भाई हमको पॉलिटिक्स करनी है। तो एक बीएन सिंह थे, एनआरआई थे, वो पूरा परिवार के साथ विदेशी रहते थे, लेकिन उनका बेटा गौतम सिंह था जो पटना में रहता था, और लेविश लाइफ थी, बाप कमाते थे, यहाँ पैसे भेजते थे, वो पैसे के दम पर अपना चलता था। उसकी एक दोस्ती हुई शिल्पी जैन, जिस लड़की का नाम हत्याकांड हो रहा था। वो पटना के बहुत बड़े कारोबारी, कपड़ा कारोबारी की बेटी थी, जिनका नाम उज्ज्वल जैन था। वो हुआ क्या कि दोनों प्रेम संबंध में थे, और उस वक्त क्या था कि जो गौतम सिंह था वो सोच रहा था कि हम पॉलिटिक्स में बढ़िया इस्टेब्लिश हो जाएं। तो उसने साधु यादव से संबंध बनाना शुरू किया। साधु यादव उस समय कौन थे? साधु यादव थे राबड़ी देवी के भाई। राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी। जब ये हत्याकांड हुआ तो ये पता चला, गौतम भी तो आरजेडी के यूथ विंग का। हाँ, वही हम बता रहे हैं कि उसने संबंध किससे रखा, क्योंकि उसको पता था कि हम किससे रखना है तो हम पॉलिटिक्स में बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। आज के भी युवा वही करते हैं। तो उसने साधु यादव से संबंध रखे, अच्छे संबंध चल रहे थे, पॉलिटिक्स में भी उसकी अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक 3 जुलाई का ये मामला है, 3 जुलाई 1999। उसका एक दोस्त होता है, और लड़की भी पटना वीमेंस कॉलेज से पढ़ी रहती है, ग्रेजुएशन कर ली होती है। उस समय कंप्यूटर का थोड़ा क्रेज होता है, तो कंप्यूटर के लिए एक छोटा सा क्लास करने जाती है, 1-1.5 घंटे का क्लास। आमतौर पर रिक्शे से जाती है, अपने फिर घर चली जाती है। 3 जुलाई का दिन होता है, वो आम दिन की तरह भी जाती है वो इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन बीच रास्ते में एक लड़का मिलता है जो कहता है कि तुमको चलना होगा, गौतम बुला रहा है तुमको। उस लड़के को जानती थी, क्योंकि गौतम का भी वो दोस्त था। तो वो उस पर रिक्शे पे बैठ जाती है। ये कहानियाँ बताई जाती हैं जो सार्वजनिक हुई है ना, कोई पुख्ता इसका नहीं है। तो जब बैठती है तो वो देखती है कि ये इंस्टीट्यूट की तरफ ना जाकर ये दूसरे तरफ जा रहा है। तो वो पूछी कि भाई तुम इंस्टीट्यूट हमको जाना है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा? तो कहा कि नहीं, गौतम तुमको वाल्मीकि गेस्ट हाउस बुलाया है। जब ये बात की जानकारी गौतम को पता चलती है तो भागे भागे वाल्मीकि गेस्ट हाउस आता है, क्योंकि वाल्मीकि गेस्ट हाउस ऐसा था, बताया जाता है कि वो साधु यादव की अयासी का अड्डा था वहाँ, क्योंकि वे भी साधु यादव के साथ रहता था, तो इसको पता था कि वहाँ क्या होता है। ये भागे भागे जब तब ये पहुँचा, तब तक देखा कि शिल्पी यादव के बदन पे, शिल्पी जैन के शरीर पे कपड़े नहीं हैं। इसने उन्हें बचाने की कोशिश की, जैसा बताया जाता है पूरी रिपोर्ट में कि उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद में जब बेटी लेट होती है तो पिता को चिंता होती है कि भाई हुआ क्या। तो इस लड़के की भी तो हत्या हुई थी। सुनिए, अच्छा। बताते हैं। तो हुआ क्या था कि पिता को चिंता होती है कि भाई बेटी है कहाँ हमारी। तो 8 घंटे बाद वो फुलवारी शरीफ जो पटना का पुलिस स्टेशन है, वहाँ रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज के बाद आनंद फानन में चूँकि बड़े कपड़ा व्यापारी होते हैं, खोज में जाती है तो एक विधायक के क्वार्टर पे पहुंचती है पुलिस रात के 8:30 बजे। जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि जो जैन गाड़ी है गौतम सिंह की, उस गाड़ी में दोनों की
लाशें पड़ी हैं, डिक्की में लाशें पड़ी हैं। लड़का गौतम सिंह और लड़की शिल्पी जैन। और लड़का सिर्फ पैंट पहना है और लड़की के बदन पे टी शर्ट थी। वो टी शर्ट किसकी थी? लड़के की, गौतम की। यानी कि लड़की के बदन पे उसका कोई कपड़ा नहीं था। जो टी शर्ट थी वो गौतम सिंह की, जो लड़के था उसका टी शर्ट था। अब ये धीरे धीरे मामला बढ़ा, तो जब ये मामला सार्वजनिक हुआ तो तुरंत पोस्टमार्टम के लिए पुलिस उसको लेके चली गई। पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस ने बता दिया कि ये जहर खा के मर गए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से इनकी खाने से जहर हुई है। उसमें एसपी थे जिन पे आरोप लगा कि ये साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पूछा गया कि भाई आप बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कैसे आप बता दिए। तो वो उनका एक्सक्यूज, उन्होंने कहा कि हमने इतने सारे केसेस सॉल्व किए हैं जिससे हमको पता चलता है कि, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आई तो लेथल एल्यूमिनियम जहर पाया गया उनके बॉडी में। लेकिन बाद में इस बहुत हो हल्ला हुआ। लेकिन मेरा पूछना, मैं समझ गया आपकी बात और आप बहुत अच्छे डिटेल में बताया, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो इतना बड़ा मामला हुआ, इतना हाई प्रोफाइल मामला हुआ, मीडिया में भी इसकी खूब कवरेज हुई जैसे हो सकती थी उस समय प्रिंट मीडिया में, आखिर में जांच कहाँ रुक गई इसकी? सीबीआई के पास जाकर के जांच रुक? वही हम बता रहे हैं, जब हो हल्ला हुआ, जब ये, क्योंकि लिंक सीधे सीएम के भाई के पास जा रहे थे कि साधु यादव, क्योंकि उसमें राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने भी दबाव में सीबीआई को ये हैंडओवर कर दिया कि भाई सीबीआई जांच करे। सीबीआई ने अपने हाथ में सितंबर में ये मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र किया। सीबीआई ने जांच लिए। सीबीआई को सबसे क्लू मिला सीमन का, तो सीबीआई ने बहुत सारे लोगों को उसमें ब्लड टेस्ट के लिए भेजा, जिसमें साधु यादव ने अपना ब्लड देने से मना कर दिया। साधु यादव ने कहा कि हम ब्लड नहीं देंगे। उसी में ये बताया जा रहा है कि जो सम्राट चौधरी हैं, इनका भी टेस्ट मांगा गया था, ब्लड सैंपल। अच्छा, जो प्रशांत किशोर, राकेश कुमार उर्फ राकेश मौर्य उस समय इनको जोड़ करके बता रहे हैं प्रशांत किशोर। हाँ, उसमें क्योंकि सकनू चौधरी उसी समय शामिल हुए थे पार्टी में, आरजेडी में, क्योंकि अपने बेटे सांसद थे, दूसरे पार्टी में लेके समर्थन लालू यादव को किए थे, तो उन्हीं के कोटे से ये मंत्री भी बने थे बाद में चल के, जिनका वो एज को लेके वो हो गया। तो सीबीआई, जब इन्होंने ये नहीं दिया, सैंपल नहीं दिया, तो सीबीआई ने भी उस पर बहुत जोर नहीं दिया। 2004 में फाइनल रिपोर्ट सीबीआई पेश की, और जो पुलिस ने बताया था कि इन्होंने सुसाइड हुआ, वही सीबीआई ने वही दोहरा दिया। उनके भाई थे जो प्रशांत गौतम, वो इससे संतुष्ट नहीं हुए सीबीआई रिपोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए 2004 में। लेकिन 2006 में उनका अपहरण होता है, उनके भाई का अपहरण होने के बाद वो गायब होते हैं। पुलिस ढूंढती है, पुलिस नहीं ढूंढ पाती है, कुछ दिनों बाद वो ऑटोमेटिक अपने घर आ जाते हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाना ही बंद कर देते हैं, उस केस की सुनवाई ही बंद हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब हमको सुनवाई नहीं करनी। अब यहीं से ये केस, हाँ, ये केस यहीं से पूरी कहानी। अब मेरा मानना इसमें यह है, जिस बात पे हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं, ये तो कहानी हो गई पूरी, और लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा, जो बिहार के होंगे उनको और जो बिहार के बाहर होंगे उनको, कि ये कितना बड़ा मामला था और कैसे इसका पूरा घटनाक्रम था। अब प्रशांत किशोर ने इतने सालों बाद इस कहानी को दोहरा करके और इसको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना करके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल दिया है। एक सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगती है, मैं बिहार का ही रहने वाला हूं, लेकिन मुझे लगती है कि इतने सालों तक जो दो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए, सुशासन के नाम पे अलग हुए, वो भी चुप रहे इस मामले पे, मोटा मोटी आरजेडी चुप रही, बीजेपी भी चुप रही। अब प्रशांत किशोर की वजह से ये मामला हाईलाइट हो गया। क्या कहेंगे? पहले गुंजेश का रिमार्क लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अब देखिए, इसमें कोई वो दौर ही बिहार का जो कि पूरा लगभग 94 से लेकर 2004 तक का अगर माने, तो बिहार में ऐसी ये एक घटना, एक उदाहरण है। हम आईएएस ऑफिसर को जिंदा जला देने के भी केस के बारे में हम लोग जानते हैं। एक और आईएएस अफसर की पत्नी के साथ लगातार 2 साल तक राजद के एक तत्कालीन नेता ने बलात्कार किया और उसके बाद हाईकोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। जिला कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई और फिर वो बरी कर दिया गया। चंपा विश्वास केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो उस दौर के बिहार की एक वास्तविकता है, घटनाएं हुई उस दौर। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं कि ये मामला उठा क्यों नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो दौर बिहार का, राजद के ज़्यादातर नेता ऐसे मामलों में आरोपी थे, या जो राजद के नहीं थे उनको उनकी जाति के जो पार्टी के लोग थे वो सपोर्ट करते थे। तो एक तरह का गठबंधन वहाँ पर अपराधियों और नेताओं का हमेशा से रहा है। और ये हम मतलब चाहे संगठनिक अपराध देखें,
और उसको फिर अगर और बढ़ाकर ले जाएंगे तो नक्सल और जो दूसरे तरह के जनसंहार वाले जो हत्याकांड हुए उन सब में राजनीति कहीं ना कहीं अपराध के साथ बहुत घुली मिली रही है। और अब प्रशांत क्यों इसको उठा रहे हैं, या अब प्रशांत क्यों उठा रहे हो तो समझ में आ रहा है। हाँ, भाई सम्राट चौधरी को वो टारगेट कर रहे हैं, वो दोनों पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये नहीं उठा और अब उठ रहा है, तो ये इसका क्रेडिट तो प्रशांत किशोर को देंगे ना। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इस तरह के मुद्दे जिस तरह से हम कहते हैं कि शिक्षा और सामाजिक विकास के मुद्दों को जगह मिलनी चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण है अपराध के मामलों को भी, या जो संगठनिक अपराध होते हैं जिसमें नेता इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ताकतवर लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें दशकों तक न्याय नहीं मिल पाता, उन मुद्दों को भी ज़रूर ही चुनाव का मुद्दा बनाना चाहिए। और ये भी सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है। तो ये निश्चित रूप से काफ़ी अब देखना ये है कि ये कितना राजनीति इस पर कितनी इसके इर्द गिर्द बुनी जा सकती है। एक मुद्दा उठा देना और उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना देना, इस दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो बिहार की जनता इसको कितना राजनीतिक मुद्दा मानती है, ये देखना होगा, देखने की बात होगी। ये जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि प्रशांत किशोर ने एक मुद्दा उठा दिया है, मीडिया में उसकी चर्चा शुरू हो गई है, सामने चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करती है तो क्या जनता भी इस मुद्दे को एक बार याद करेगी और चुनाव में उसका कोई असर दिखेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। विकास, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे इनसे भाई से। इन्होंने कहा कि 94 से लेकर 2004 तक वो दौर रहा। आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या बहुत बुद्धिजीवी वर्ग जो कहता है कि जंगल राज एक ले आके थोप दिया जाता। लालू प्रसाद को जब आप स्टडी करेंगे तो लालू प्रसाद को ये जंगल राज विरासत में मिला। जब वो आए तो उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा थे। जगन्नाथ मिश्रा के दौर में कितने नरसंहार हुए, जातीय नरसंहार हुए, यादवों को, दलितों को फूंक दिया गया, जला दिया गया। बॉबी हत्याकांड आपको याद होगा, कितना बड़ा उसमें स्टेट सरकार से लेके खुद जो मिश्रा जी थे उनसे लेके दिल्ली दोनों लग गए थे कि कैसे बचा ली जाए सरकार। बॉबी को लेकिन इनको इस्तीफा भी देना पड़ा, वही उसी बॉबी हत्याकांड को। ये शिल्पी जैन हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड था, उसमें सारे हमाम में नंगे थे, जितने नेता थे उस समय लीडरशिप, सब एक स्त्री के पीछे सारे उस हमाम में नंगे थे, जिसका हत्याकांड बॉबी हत्याकांड हुआ। तो इससे पहले इनको विरासत में मिला। दूसरी बात कि आखिर इन्होंने मुद्दा क्यों उठाया है, अभी प्रशांत ने मुद्दा क्यों उठाया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पूर्वज, हमारे जानकार या बड़े लोग ये कहते हैं कि किसी को अगर उससे सामने से चोट न पहुंचाओ तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू करो, किसी भी चीज़ पे, चाहे वो किसी भी नेता। अब इन्होंने क्या किया है, एक चीज़ दिखाया है कि हम ऐसे वार करेंगे, अगर हम करेंगे तो एक तो बिहार में या देश में भ्रष्टाचार न्यू नॉर्मल बन गया है, उसको कोई मुद्दा मान ही नहीं रहा है। अच्छा भ्रष्टाचार ठीक है, कर लिया होगा भ्रष्टाचार, 2-4 पैसा, हाँ, सबसे बड़ा दुखद बात है। तब इन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं कि एक कड़ी जोड़ते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन की। आज सम्राट चौधरी पे जो उंगली उठी है और जो शिल्पी हत्याकांड का मामला उठा है, इनको प्रशांत किशोर को बॉबी हत्याकांड का भी मामला उठाना चाहिए, जिसमें पूरी सरकार शामिल थी। आज जो सम्राट चौधरी पे उठा है कि इसीलिए उठा है कि कैरेक्टर असैसिनेशन। आप देखो कि आज सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम बहुत स्वच्छ हैं, ये स्वच्छ नहीं है, उसी जमात के हिस्से थे जो आज उस जमात को गाली दे रहे हैं। ठीक बात है। तो ये सम्राट चौधरी ये उठाना चाह रहे हैं और सम्राट चौधरी बताना चाह रहे हैं जनता को कि देखो ये सब कैरेक्टर लेस हैं, हमाम में सारे नंगे हैं। प्रशांत किशोर बताना चाह रहे हैं कि जो नेता अपने आप को मुखौटा ओढ़े हुए हैं, इनके पीछे की ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी क्या थी, जो आज चमक रही है वो पीछे वो दागदार इनकी ज़िंदगी रही है, ताकि जनता के मन में एक संदेश जाए कि देखो ये मुख्यमंत्री के पोस्ट पे हैं ये, और ये देखो ये कैसे रहे हैं। तो इसका असर बहुत लंबा होगा। चुनावी असर देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। मुझे नहीं लग रहा। जैसे आप ये कह रहे हैं, कि भ्रष्टाचार न्यू नॉर्मल है। हाँ। मुझे लगता है, मैं जहां तक जानता हूं बिहार में, मुझे लगता है इस पे बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हो सकती है, मीडिया में चर्चा हो सकती है, बीजेपी पे दबाव बन सकता है, मैं ये मानता हूं। लेकिन जनता इसको वोट देने के समय याद रखेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका रेप केस में नाम है ना, लेकिन वो दोबारा जीत के आते हैं। लेकिन मानसिक स्थिति पे जो असर पड़ता है, कम से कम चिन्हित होता है कि हाँ भाई ये कैसा आदमी है, तो उसका ठीक है तात्कालिक
असर न पड़े, लेकिन दूरगामी असर तो पड़ेगा कि भाई आप किस किस्म के व्यक्ति हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो भारतीय समाज में कैरेक्टर बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो आप शिक्षक हैं या चाहे आप नेता हैं, इसमें आपकी कैरेक्टर अहम भूमिका। अगर कैरेक्टर पे सवाल उठता है तो आप सोचो कि बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए इन्होंने भ्रष्टाचार से थोड़ा हट के ये लीक अपनाई है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो उंगली उठाई है, सोची समझी रणनीति है, सोची समझी रणनीति है, बिल्कुल। मुझे इसमें ये लगता है, आप प्रशांत किशोर को क्रेडिट देने के लिए नहीं, मैं बिल्कुल क्रेडिट दे रहा हूँ। हाँ। मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा और जिसे कहूँ कि मीडिया फ्रेंडली, जिसको उठाने में मीडिया को भी थोड़ा मज़ा आए, जिसको पढ़ने में, जिसके बारे में पढ़कर, क्योंकि हम जानते हैं, हम सब मीडिया में काम करते हैं और हमको पता है कि क्या चीज़ें बिकती हैं। अगर शिल्पी गौतम केस के जगह प्रशांत किशोर, मुजफ्फरपुर बालिका गृह केस का क्या हुआ, नीतीश कुमार के इसी शासनकाल में हुआ है। आप देख लें कि इधर पिछले 10 वर्षों में कितनी माइक्रो फाइनेंस की गाड़ियां लूटी गई हैं बिहार में। जो गाड़ियां कैश लेकर जाती हैं उनके साथ लूट हो जाता है, लाखों रुपया लेकर लोग गायब हो जाते हैं लुटेरे, और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। बैंकों में, छोटे छोटे बैंकों में, छोटे छोटे ज़िलों के बैंकों में लूट हो रही है, और कई मामले हो रहे हैं ऐसे। मुजफ्फरपुर और तमाम ज़िलों में ऐसे मामले बहुत बढ़े हैं। क्या ये मुद्दे अपराध के नहीं हैं? लेकिन इसमें वो दुखद है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे समाज की जो मानसिकता है, यहाँ पे एक प्रेमी जोड़ा इन्वॉल्व है, इसको हम ज़्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल्स बना सकते हैं। हमने देखा है, मीडिया में चल रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि कैसे कैसे थंबनेल बन रहे हैं इस मामले पर, और लोगों को अल्टीमेटली एक वो रस ही मिलता है पढ़कर। नहीं, इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है गुंजेश, मैं आपकी बात समझ गया, हालांकि जैसे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, आप ट्रोल हो सकते हैं। मैं बता दूं कि मज़ा आने जैसे चीज़ इसमें नहीं है। ये एक दुखद घटना थी, और गुंजेश जो कहना चाह रहे थे वो ये है कि कई बार जो क्राइम की खबरें होती हैं उसमें एंगल देख करके, कैरेक्टर देख करके, किसके साथ कैसा हुआ, वो पीक की जाती है, खासतौर पे मीडिया में। प्रशांत किशोर ने ये देख के किया है नहीं किया, हमें नहीं पता। मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ जो आप कह रहे थे कि इन्होंने ये क्यों उठाया। आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर लगातार जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 2 में से एक सम्राट चौधरी, उन पर हमलावर थे भ्रष्टाचार को लेकर के, है ना। अब उसमें कहीं ना कहीं उनको एक संलिप्तता दिखी सम्राट चौधरी की इस केस में, इसलिए उन्होंने ये केस उठाया। ऐसा नहीं है कि हाँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर क्राइम पे एक सीरीज कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनको एक क्राइम ऐसा दिखा कि उनके मुताबिक इसमें सम्राट चौधरी का जो पहला नाम था उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए उन्होंने ये केस चुना। लेकिन बिहार की जिम्मेदारी बिहार सरकार की ज़्यादा है या सम्राट चौधरी की ज़्यादा है? क्राइम अगर हो रहा है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की है या बिहार सरकार की है? और जो ताज़ा क्राइम हो रहे हैं, मैं उन क्राइम्स की बात कर रहा हूं जो अभी लगातार हो रहे हैं और बहुत ही पेशेवर तरीके से उनको अंजाम दिया जा रहा है, जिसको रोकने में बिहार सरकार पूरी तरह से विफल रही है। बिहार सरकार के हिस्से हैं सम्राट चौधरी। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि लेकिन उन मुद्दों को न उठा के प्रशांत किशोर एक ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली मुद्दा उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली मुद्दा उठाया। देखिए विकास, राजनीति जो चीज़ होती है ना, बनाने और बनने से ज़्यादा ना निपटाने की होती है। प्रशांत किशोर को पता है कि हमें चुनौती नीतीश कुमार से नहीं है, हमारी चुनौती किससे, आने वाले भविष्य सम्राट चौधरी से। मोदी जी के लगातार बगल में वो रहते हैं, जब भी क्यों मोदी जी जाते हैं उनको पता है कि नीतीश कुमार के ना बराबर हो पाएंगे और ना होना चाहते भी नहीं है, ना हो भी नहीं पाएंगे, जनता उनको रख भी नहीं पाएगी, और नीतीश कुमार से उनका कोई कंपटीशन नहीं है। आने वाला समय उनके किससे कंपटीशन है? सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, हाँ, मेन सब जो विपक्ष में अभी जो सत्ता में है, तो सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी को आप देखेंगे कि आज से 5 दिन पहले सम्राट चौधरी पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि इन्होंने अपने ही जाति के आदमी को मरवा दिया, हत्या का आरोप है। जब उससे भी वो देखे कि नहीं, इससे भी माहौल अभी नहीं बन रहा, सीधे कैरेक्टर पे आए। तीसरी क्यों सीरीज उन्होंने जारी की? हमने इसलिए कहा कि हमारी भारतीय जनभावना में ये है कि अगर कैरेक्टर पे सवाल उठा तो भाई बड़ा मुश्किल है आगे की राजनीति। इसीलिए वो बार बार जोर दे रहे थे, क्योंकि सम्राट चौधरी की बहुत अहम भूमिका इसमें नहीं है, हम सब जानते हैं। सम्राट चौधरी का आप पेपरों में भी नाम पढ़ लेंगे तो कहीं नहीं है, जब तक कि बहुत माइन्यूटली रूप से आप
उसको खोजेंगे नहीं नहीं। हाँ। कि सम्राट चौधरी से भी मांगा गया था, क्योंकि वो साधु यादव के करीब थे। शकुनी चौधरी नए नए कांग्रेस छोड़ के आरजेडी में आए थे, सांसद थे। शकुनी चौधरी अपने बेटे को सेट करना चाहते थे, तो बेटे को सेट करना है तो उस समय कौन सबसे बड़ा आदमी था? साधु यादव। साधु यादव के साथ रख लो तो बेटा सेट हो जाएगा। गौतम जिसकी हत्या हुई, शिल्पी और गौतम, वो भी साधु यादव के साथ था। तो इसीलिए इनका भी सैंपल लिया गया था कि आप देखते हैं सैंपल क्या इससे डीएनए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यही तीसरी सीरीज इन्होंने की है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि आगे प्रशांत किशोर, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक थोड़ी बहुत बातचीत कर पाया हूँ बिहार में, एक हलचल तो बढ़ गई है। हाँ। प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हालांकि मेरा मानना है कि वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल है ना। आप विपक्ष में बैठे हैं, आपके लिए बड़ा आसान है आरोप लगाना, आरोप लगा के आगे बढ़ जाना, चुनौती देना, ये सब किसी नेता के लिए आसान होता है जब वो विपक्ष में होता है। जैसे ही आप 5 साल सत्ता में रह लेते हैं तो फिर इंटरव्यू देने के लिए भी आप अपने खास पत्रकार को खोजते हैं, और ये दिल्ली में हुआ है, हम सब ने देखा है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, फिर मैं उपेंद्र के पास जाऊंगा और इसको खत्म करेंगे, कि अब ये जो कोशिश है प्रशांत किशोर की, ये राजनीति ही सही, मुझे लगता है ये एक अच्छी राजनीति है। कम से कम बिहार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जाति की चर्चा थोड़ी कम हो रही है, विकास, भ्रष्टाचार और क्राइम की चर्चा हो रही है, तो ये तो अच्छी राजनीति है ना। हाँ ठीक है, ये अच्छी राजनीति है, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे का है। ये अच्छी राजनीति आपको कहाँ लेकर जाती है? क्या ये राजनीतिक वो घेरेबंदी करने में, इन मुद्दों के बल पे प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक घेरेबंदी कर पाएंगे, या यह सिर्फ एक मुद्दा उठाया हुआ गया भरकर रह जाएगा कि नोटिस में रहेगा, अखबारों में की कतरनें रह जाएंगी कि प्रशांत किशोर ने ये मुद्दा भी उठाया था? क्या ये मुद्दा कोई राजनीतिक घेरेबंदी कर पाएगा? मुझे इसमें संदेह है कि, क्योंकि एक तरह की कॉन्शसनेस हम सब जानते हैं हमारे समाज को, कि ये बाहुबली नेता को लेकर जो पैशन हमारे समाजों में दिखता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इस तरह के अपराध और कितना प्रभावित कर पाते हैं एक मतदाता को, ये तो ज़मीन की सच्चाई है और इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर, क्या सरकार को उनको ज़्यादा घेरना चाहिए, जो कि ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर डायरेक्ट सरकार को घेरना चाहिए, या उनको एक एक व्यक्ति को चुनकर घेरना चाहिए? वो किसी व्यक्ति से अपनी राजनीति चलाना चाह रहे हैं, या कोई बड़ा सवाल उठाकर? अगर उनको, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर कहीं आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर कहीं आगे की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें व्यक्ति विशेष पर आक्रमण करके ये वो आगे की तैयारी ज़्यादा सधेगी, या किसी बड़े संरचनात्मक सवाल को ले उठाकर ये ज़्यादा चलेगी? मैं आपके एक इस बात का काउंटर देके फिर आगे बढ़ूंगा, फिर उसको हम खत्म करेंगे, आपके लिए मंच खोल देंगे, आप कमेंट करके बताइएगा जो भी बताना चाहते हैं। मुझे लगता है प्रशांत किशोर को अगर पूरा आप देखें, जब पदयात्रा खत्म हुई उसके बाद उन्होंने पहले सरकार पर सवाल उठाया। छोटा सा, हाँ प्लीज़ बोलिए। एक छोटा सा में जवाब हो जाएगा। एक उदाहरण में, डॉक्टर है, मरीज को क्या बताएगा? आपके पास ये बीमारी है, आपके पास ये बीमारी है, आपके पास ये बीमारी है। वो ये प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप दवा लो या ढरकी से पिला दे। डॉक्टर का काम है, भाई हम दवा दे रहे, हम बता रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या बीमारी है। प्रशांत किशोर बता रहे हैं जनता को कि देख भाई तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, अब तुमको दवा लेना है, नहीं लेना है, टाइम से खाना है, नहीं खाना है, ये जिम्मेदारी तो जो हमारी जिम्मेदारी है जब विपक्ष के रूप में, डॉक्टर के रूप में, हम मरीज को बता दिए कि भाई देखो इसके पास जाओगे तो तुम्हारी बीमारी फैल जाएगी, इसके पास मत जाना, ये बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ये दवा लोगे तो टाइम से सही रहोगे। प्रशांत किशोर यही कर रहे हैं, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब वो ये नहीं करेंगे कि भाई तुमको ढरकी ही दे के पिला दें। तो अब बिहार की जनता, बिहार के नेता और बिहार के लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, क्या उस पर आप सही मानते हैं तो आप करिए, नहीं मानते हैं तो ठीक है, डॉक्टर का काम है, उसने बता दिया कि भाई तुम्हारे अंदर क्या क्या बीमारी है, किस लोगों से दूर रहो तो तुम्हारी बीमारी वो ज़्यादा नहीं फैलेगी और ये दवा लो। ठीक है। जो उपेंद्र ने एक शब्द का इस्तेमाल किया ढरकी, तो हम लोग की तरफ उसको कहते हैं कारी। और ये जब माल मवेशी बीमार होते हैं तो उनको दवा पिलाने के लिए बांस का एक बनता है जिससे उनको दवाई पिलाई जाती है, तो ढरकी आप लोग की तरफ बोलते हैं, हम लोग की तरफ कारी बोलते हैं। मैं आपसे एक बार फिर आखिर में वीडियो क्लोज करने से पहले जो उपेंद्र कह रहे थे वही सवाल मेरा आपसे है कि जैसे पदयात्रा प्रशांत ने खत्म की,
कई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किए जो बिहार सरकार को टारगेट कर रहे थे, नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे कि नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं, नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार बहुत है। फिर उन्होंने व्यक्ति को टारगेट करना शुरू किया, जैसे उपेंद्र कह रहे थे भाई जिसको लग रहा है कि आगे चुनौती होगा, जैसे उन्होंने तेजस्वी यादव को टारगेट किया कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी पढ़ाई लिखाई और तमाम चीज़ों पे उनको टारगेट किया। अब वो बीजेपी की तरफ मुड़े, क्योंकि प्रशांत किशोर पे कल भी हम लोगों ने बातचीत की है, आप ही हैं जो कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम के तौर पे हैं, और ये आप ही नहीं बहुत बड़ा वर्ग मानता है। तो अब प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि उस दाग को धुलने में लगे हुए हैं। मतलब इस तरह से अगर कोई दाग धुलता हो तो, क्योंकि इसके उदाहरण हमें नज़र नहीं आते, हमने देखा है कई बार कि लोग, हमारे देश की राजनीति में लोग कहते थे कि मेरे जेब में लिस्ट है और वो लिस्ट मैं खोल दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बाद में फिर साथ में सरकारें बनाते भी हमने देखा है। तो वो ये तो फिर प्रशांत किशोर कौन सी नई राजनीति कर रहे हैं। और यही बात, तो मेरा सवाल यही है कि अगर वो आगे की राजनीति कर रहे हैं तो जो वास्तविक संरचनात्मक मुद्दे हैं, जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उन पर कब सवाल उठाएंगे वो? क्या चुनाव के बाद वो सवाल उठाएंगे? अहम सवाल तो यही है कि इस चुनाव के बाद प्रशांत किशोर बिहार में बने भी रहेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। लोग जितना प्रशांत किशोर को जानते हैं वो ये कहते हैं, जो उनको लंबे समय से जानने वाले लोग हैं, कि प्रशांत किशोर एक समय तक एक जगह रहते हैं, फिर उनको दूसरे काम भी करने होते हैं, दूसरी पार्टियों को भी सलाह देने होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि फंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ, अब इसको क्लोज कर रहे हैं, मैं जहाँ से देख रहा हूँ कि बिहार में प्रशांत किशोर लंबे समय के लिए एक फील्डिंग कर रहे हैं। गुंजेश जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, अगर इनका एक संक्षेपण करें तो वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को और रचनात्मक पॉलिटिक्स, हाँ, बुनियादी ज़मीन की दिक्कतें हैं। जैसे मैंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस की, बैंकिंग की गाड़ियां लूटी जा रही हैं लगातार, और उन पर पुलिस पकड़ नहीं पा रही है किसी को। ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि ये ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं? हम 26 साल, निश्चित रूप से वो बहुत ही विभत्स मामला था, गंभीर मामला था, उसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जांच आप विपक्ष में रह के नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप आज उस पे हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मेरा मानना ये है कि आज उस मामला पर, उन वाकया पर चर्चा करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम माइक्रो फाइनेंसिंग की गाड़ियाँ क्यों लूट रही हैं, इस पर चर्चा करें। लूट आज समाज में, आज भी बिहार में आप कैश लेकर नहीं निकल सकते। मैं आपसे इस पॉइंट पे सहमत नहीं हूं कि आप उस पे चर्चा करना जरूरी नहीं है और इस पे चर्चा करना जरूरी है। मेरा मानना है कि गाड़ियां लूटी जा रही है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और शिल्पी जैन वाले मामले पे अगर इतने साल बाद ही सही चर्चा हो रही तो चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये मंच अब आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स आपका है, लिखिए इस बातचीत के बारे में आप जो भी बोलना चाहते हैं, हमसे जो कुछ पूछना चाहते हैं, अपना प्रेम जाहिर करना चाहते हैं, या हमेशा की तरह अपनी नाराज़गी हमारे हवाले करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया।